Hello students, how are you? First of all, wish you a very happy new year 2021. I hope you have all the happiness what you have wished for. Okay, this year brings a lot of healthy and enjoyable moments for you. Okay, we are going to start the chapter 7 from here. The name of the chapter is System of Particles and Rotational Motion. Okay, so before going to the content of this chapter, I will discuss few key terms which will make your concept clear. हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे वर्ड्स को पढ़ेंगे जो हम बार बार फिजिक्स में यूज कर रहे हैं. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज पार्टिकल. क्या वर्ड है? पार्टिकल क्या होता है? ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास तो कंसिडरेबल है, मीन्स उसका मास तो फाइनाइट है, बट उसकी साइज और उसका शेप, उसकी कन्फिगरेशन, स्ट्रक्चर, वो सब हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं. यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से द टेबल एज एन पार्टिकल, तो टेबल कितना बड़ा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं टेबल को केवल एक पॉइंट से दिखाऊंगा. टेबल सर्कुलर है, टेबल रेक्टेंगुलर है, कैसा भी है, बट इफ आई हैव कंसिडर्ड अ टेबल एज अ पार्टिकल, तो मैं उसको किसी एक पॉइंट से दिखा दूंगा. ओके, सो पार्टिकल इज अ टर्म यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट हुज मास इज फाइनाइट बट साइज और स्ट्रक्चर इज नेग्लिजिबल. मतलब उसका साइज और स्ट्रक्चर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. ओके, द ऑब्जेक्ट हुज mass is the object whose mass is finite. The object whose mass is finite but structure and shape are neglected is called particles. उसको पार्टिकल कहते हैं. ठीक है, अब बहुत सारे जब पार्टिकल मिल जाते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो वो सिस्टम बनाते हैं. क्या बनाते हैं? सिस्टम. तो आप ये वर्ड भी बार बार यूज करते हैं कि सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ बॉडीज. तो व्हाट इज सिस्टम? द कलेक्शन ऑफ various particles which can interact together. Which can interact with each other is called system. Okay, पार्टिकल्स का ऐसा समूह जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं. ओके, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. नेक्स्ट है दो ऐसे ही वर्ड जो आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, उसको अपन टाइम नहीं लगाएंगे उसके लिए. इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस. किसी भी सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स के आपस में जो लगने वाला फोर्स होगा उस सिस्टम के अंदर ही अंदर उसको इंटरनल फोर्स कहेंगे. और अगर कोई उस बॉडी या सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसको हम एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रिजिड बॉडी. ओके, क्या है रिजिड बॉडी? वर्ड से वैसे क्लियर है कि जो हार्ड बॉडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी होती है. लेकिन डेफिनेशन के तौर पे हम रिजिड बॉडी उसको कहेंगे जिस पर अगर कोई फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसके शेप में चेंज नहीं हो. ओके, अ बॉडी for which the distances between the different particles do not changes by the application of force. The body for which the distances between the particles
डू नॉट चेंजेस बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस को अप्लाई करने पर अगर किसी बॉडी के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज ना हो, उसकी कन्फिगरेशन में कोई चेंज ना आए, तो उसको हम क्या लेंगे, रिजिड बॉडी लेंगे। ओके गाइस, एनीथिंग जैसे टेबल, कोई फैन, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको अगर अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसके शेप में ज़्यादा चेंज, मतलब उसके पार्टिकल्स आपस में डिस्प्लेस ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी कहेंगे। और लास्ट और आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट अपन जो टर्म लेने वाले हैं वो है सेंटर ऑफ मास। ओके, जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है। और ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक्स। और सेंटर ऑफ मास हमारे लिए पहला टॉपिक रहेगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। किसी भी बॉडी के लिए वो पॉइंट जिस पर उसका पूरा मास कंसंट्रेटेड है, ऐसा सपोज किया जाए, तो वो कहलाता है सेंटर ऑफ मास। यानी कि फॉर एग्जांपल ये पेन है आपके सामने, ओके, तो इस पेन के इस पार्ट पे भी मास है, इधर भी है, सब जगह मास है उसका। तो अगर हम इस पे कोई फोर्स लगाएंगे, इस पर कोई बाहर से फोर्स लगाएंगे, तो ये उस पार्टिकल के अलोंग मूव करेगा जिधर इसका सेंटर ऑफ मास मूव करता है। क्या मूव करता है, सेंटर ऑफ मास। तो जो नॉर्मल सिमेट्रिकल बॉडीज होती है, लाइक एक सर्कल है, ओके, तो उसका सेंटर ऑफ मास तो उसका सेंटर होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो होता है वो डायगोनल का इंटरसेक्शन का पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास होता है। ओके, नाउ इसके अलावा सिलेंडर हो गया, तो सिलेंडर का क्या है, उसका जो एक्सिस है उसका मिड पॉइंट हो गया। ओके, तो ऐसी कोई बॉडीज जो सिमेट्रिकल है, तो उनके जो बीच का पॉइंट रहेगा, मिडिल पॉइंट, वो सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ओके, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको इसको कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और तरीके से भी सोचना है। सेंटर ऑफ मास कभी किसी बॉडी के बाहर भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास थोड़ी अजीब बात है, लेकिन ध्यान रखनी है। सेंटर ऑफ मास कुछ बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जैसे कोई आपकी ये रिंग है, ओके, इस रिंग का जो पार्ट है वो तो ये रहा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में है। ओके, समझ में आ गई बात। अगर मैं कहूँ आपसे कि एक पार्टिकल ये रहा और दूसरा पार्टिकल ये है, अब ये किसी सिस्टम को बना रहे हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास इनके बीच में कहीं होगा। ओके, तो मतलब कि उस बॉडी के किसी ब्लैंक स्पेस में भी उसका सेंटर ऑफ मास हो सकता है। तो पहले तो हम उसकी डेफिनेशन ले रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या है। ओके, तो द पॉइंट एट विच whole of the mass of a body is supposed to be concentrated. The point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated is called center of mass, CM. ओके, सेंटर ऑफ मास को CM से लिखेंगे। द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी कहा जाता है कि जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होता है, जब किसी बॉडी पर, जैसे इस पेन पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, तो आपने यहाँ फोर्स अप्लाई किया, लेकिन एक्चुअल में ये फोर्स जिस पॉइंट पे अप्लाई होगा, आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो भी वो इसी पॉइंट पर अप्लाई होगा, आप इधर अप्लाई करेंगे तो भी वो सेंटर पे ही अप्लाई होगा। तो उसका जो वो पॉइंट जिस पर एक्सटर्नली अप्लाइड सभी फोर्सेज एक्ट करते हैं, उस पॉइंट को भी अपन सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ओके गाइस, सो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिख लेते हैं कि फॉर अ सर्कुलर डिस्क, कोई थाली जैसा है डिस्क, सेंटर ऑफ मास इज इट्स सेंटर। सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर होता है। मतलब जो इसका ये डिस्क है, अगर कोई,
पूरी, तो इसका जो यूनिफॉर्म थिकनेस वाली होनी चाहिए, तो इसका ये जो पॉइंट है वो क्या है, उसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ओके गाइस, अभी यहाँ पर थोड़ा एक और वर्ड आपको ग्रेजुएशन में देखने को मिलेगा ज़्यादा मैकेनिक्स के अंदर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या है? सेंटर ऑफ मास तो ये है, एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, CG, और ये है CM। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी के लिए वो कॉमन पॉइंट, वो एक पॉइंट जिस पर उसका पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसको अपन CG कहते हैं। इस तरह की जो बॉडीज़ होती है उनका CG और CM सेम रहता है। सिमेट्रिकल बॉडीज़ के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे हम बात करें कि माउंट एवरेस्ट, क्या है? माउंट एवरेस्ट, तो उसके लिए CG और CM यानी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट पोजीशंस पर रहेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब माउंट एवरेस्ट में ऊपर की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस वजह से उसका CG और CM दोनों डिफरेंट सिचुएशंस पर रहते हैं। ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को? जो माउंट एवरेस्ट के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा नीचे रहता है, क्योंकि ऊपर की तरफ ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है इसलिए। ओके, हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो केवल सेंटर ऑफ मास डिस्कस करेंगे। Now we will proceed to the topic center of mass of a body which have only two particles। ऐसी बॉडी जिसके अंदर दो पार्टिकल है तो उसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या रहेगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, दो पार्टिकल वाला कोई एक सिस्टम है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ओके, उसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर देयर आर 2 पॉइंट्स, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस। इस पॉइंट का जो मास है इस पार्टिकल का वो m1 है और इस पार्टिकल का मास कितना है? m2 है। देन इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? r2 है। ओके गाइस, ये किसी xy प्लेन में है अगर, ओके, तो ये ओरिजिन है जहाँ से जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। तो इनका सेंटर ऑफ जो मास है वो सपोजेड यहाँ है। ओके, तो ये इसका टोटल मास यानी m है यहाँ, जिसको अपन क्या कह रहे हैं? m1 प्लस m2। इन दोनों बॉडी का जो मास है वो इस जगह कंसंट्रेटेड है, मतलब कि इनका टोटल मास इफेक्टिव आपको यहाँ मिले तो उसका जो कोऑर्डिनेट है सपोजेड वो कितना है? RCM है। कितना है? थोड़ा सा आप ध्यान करके देखें इसको, RCM। ओके गाइस, तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसका, और आप इसकी डेरिवेशन की प्रोसेस में अगर ना उलझना चाहे तो यहाँ पर RCM का जो फॉर्मूला रहता है वो ये है कि m1 का r1 से मल्टीप्लाई, मीन्स जो m1 का पोजीशन वेक्टर है उसको m1 से मल्टीप्लाई करना है और m2 का पोजीशन वेक्टर है उसको r2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम विद रेफरेंस टू द ओरिजिन। यहाँ पर हम जिस पॉइंट के रेफरेंस में निकालेंगे उसी से ये डिस्टेंसेस ले लेंगे। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर इस चीज़ को मैं x की फॉर्म में लिखूं तो या XCM m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2, y कोऑर्डिनेट चाहिए तो YCM इज इक्वल्स टू m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। कॉमनली हमने उसको क्या बोल दिया? r बोल दिया।
ओके गाइस, अब मैं इसको यहाँ तक, ये टॉपिक कंप्लीट है आपके लिए। यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि 2 पार्टिकल के लिए, 3 पार्टिकल होंगे तो उसमें ऐड होता जाएगा ऐसे। मैं इसको डिराइव कर देता हूँ आपके लिए। ओके, प्रूफ जो केवल आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव है कि कैसे आया ये। ओके, तो इफ 2 पार्टिकल सिस्टम हैज mass m1 and m2 at position vector r1 and r2, okay, then net force applied on the system is F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। मतलब इसका जो टोटल फोर्स है, हालांकि इसमें इंटरनल फोर्सेस भी आएंगे लेकिन मैं उनको अभी कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये देखिए इसके कारण इस पे फोर्स F21 F12 एक दूसरे के अपोजिट, तो उसको जोड़ेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो अभी अपन बात करें कि नेट फोर्स अप्लाइड जो है वो F1 पर जितना फोर्स लगा और F2 पे जितना फोर्स लगा, दोनों का वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा। ओके, सिंस F इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma, क्या होता है ma, तो ये सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। ओके, मैंने क्या कहा कि सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग। जिस फोर्स पर एक्चुअली में फोर्स एक्ट करते हैं वो हमारा सेंटर ऑफ मास है, और बाकी तो अपन इससे लाएंगे इसको। तो यहाँ पर मैंने लिखा m इसका मास है टोटल, ACM, ओके, ACM यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू m1 A1 m2 A2। ओके गाइस, नाउ सिंस हम जानते हैं कि यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को वापस नोटिफाई कर सकते हो कि एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास अगर आपको चाहिए तो आपके लिए फॉर्मूला हो गया m1 A1 प्लस m2 A2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके गाइस, ये एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास है। ये फॉर्मूला बीच में हमने ऐसे ही लिया है, आपको याद रखना है इसको। नाउ अब हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है dv बाय dt। ओके, तो सिंस एक्सीलरेशन जो है a इज इक्वल्स टू क्या होता है dv बाय dt। ओके गाइस, ये हमने पढ़ा है वैसे भी रेगुलरली, तो इसको मैं चेंज करूंगा तो विच इम्प्लाइज m dvcm बाय dt, ओके, इज इक्वल्स टू m1 dv1 बाय dt और m2 dv2 बाय dt। ओके, d बाई डी टी कॉमन लेके अगर कैंसिल कर दे तो हमारे पास आया कैपिटल M VCM इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय, और इस चीज़ को अगर मैं इधर भेज दूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ जाएगी M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ओके गाइस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट हमको अब वो फॉर्मूला चाहिए, तो देखिए सिंस वेलोसिटी क्या होती है dr बाय dt, क्या होती है वेलोसिटी dr बाय dt, उसमें पुट किया मैंने ये जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट थी ऐसे समझ लिया। सेकेंड इक्वेशन में मैंने वेलोसिटी को पुट किया अगर, तो m drcm बाय dt, ओके, m1 dr1 बाय dt, m2 dr2 बाय dt। इस तरीके से जब आप d बाई डी टी को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो आपके पास में आंसर आएगा कैपिटल M RCM इज इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2, विच इम्प्लाइज द फाइनल फार्मूला जो आपको चाहिए वो प्रूव करना है, वो है M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, क्योंकि कैपिटल M की वैल्यू क्या है M1 प्लस M2। तो ये हमारा फॉर्मूला जो हमको प्रूव करना था वो हो गया है। प्रूफ पर आप ना जाएं, ओके, और नो जो आपको इनिशियली लिखवाया था वही याद रखें। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दिस इज फॉर्मूला फॉर सेंटर पोजिशन वेक्टर फॉर द सेंटर ऑफ मास। ओके गाइस, सो
ये तीनों फॉर्मूले आप नोट कर लेंगे और हमने फोर्स के फॉर्मूले से इसको डिराइव किया। ओके गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे, इसको नोट कर लेवे। ये है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए। अब इसको हम जनरलाइज कर लेंगे n पार्टिकल के लिए। नाउ इफ आई जनरलाइज इट, अगर मैं इसको n पार्टिकल के लिए जनरलाइज करूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए। टेंथ में ऐसा आपने फॉर्मूला पढ़ा है सिमिलर, लेकिन वो थोड़ा अलग था सेक्शन फॉर्मूला। ओके, उससे इसको मैच ना करें आप। देखिए, नाउ सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम। फॉर n पार्टिकल सिस्टम जनरलाइज कर रहा हूं मैं इसको, क्या हो जाएगा ये, RCM इज इक्वल टू M1R1 M2R2 डॉट डॉट डॉट, ये जितना आप पार्टिकल ले रहे हैं MnRn डिवाइड बाय M1 प्लस M2, यानी कि नीचे डिवाइड बाय टोटल मास। ओके गाइस, ये था आपका जनरलाइज वे में। अब अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इफ वी आर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास, नाउ फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये तो R यानी कि जनरल XYZ कुछ भी हो सकता है वहाँ, तो XCM चाहिए आपको, X कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए M1 X1 प्लस M2 X2 डॉट 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 Mn Xn। ओके गाइस, डिवाइड बाय टोटल मास। इसी को आप कभी कभार ऐसे भी देख सकते हैं, आपको मिलेगा ऐसा जनरल एक्सप्रेशन जो RCM इज इक्वल टू सिग्मा, समेशन के लिए, जो सम के लिए यूज़ करते हैं, MIRI, I इज इक्वल टू 1 to n डिवाइड बाय टोटल मास। M क्या है आपका, टोटल मास, समझ रहे आप लोग। तो इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा और, 1 बाई कैपिटल M टोटल मास, सिग्मा MIRI का वेक्टर I इज इक्वल टू 1 to n। ओके गाइस, M क्या है, टोटल मास। ओके गाइस, अब XCM आ गया। आप इसमें YCM और ZCM के लिए भी बना सकते हैं फॉर्मूला, कि YCM क्या होगा, M1 Y1 M2 Y2, ओके, डॉट 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 MN YN डिवाइड बाय M1 प्लस M2 डॉट 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 MN। ओके गाइस, ये था आपका टोटल कोऑर्डिनेट्स के लिए। अब मैं इस पे क्वेश्चन लेता हूँ। 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल जनरलाइज आप यूज़ कर लेंगे जब भी होगा ऐसा। इसी तरीके से आप ZCM लिख देते हैं, ZCM इज इक्वल टू M1 Z1 प्लस M2 Z2 और डॉट 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 MN ZN डिवाइड बाय M1 प्लस M2 डॉट 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 MN, नीचे मतलब डिवाइड बाय टोटल मास। ये आपके सभी फॉर्मूले हो गए हैं। अब मैं इस पे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। इस पे स्क्रीनशॉट ले लेवे इसका। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना विद डायमेंशंस एज शोन इन द फिगर। द मास ऑफ लेमिना इज 3 kg। एक लेमिना दे रखा आपको, उसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। ओके, ये क्वेश्चन है NCERT का है और ये लेमिना कुछ ऐसा है, 3 इसके इक्वल पार्ट्स हैं। ओके, 3 इसके इक्वल पार्ट्स हैं। तो ये इसका XY कोऑर्डिनेट है, मतलब प्लेन है।
इसमें हमको बोला है कि इसका टोटल मास कितना है 3 kg है। तो 3 ब्लॉक है तो इसका मास भी कितना हुआ 1 kg, इसका भी कितना हुआ 1 kg, इसका भी कितना हुआ 1 kg। क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी से देख ले कि व्हाट इज द मास ऑफ गिवन लेमिना, जो 3 ब्लॉक है इसका टोटल मास कितना है 3 kg है। इसकी जो साइड्स है वो फिगर में आपको दे रखी है, सभी 1 मीटर की साइज है, 1 मीटर की है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ओके गाइस, मतलब जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। ओके गाइस, ये एक स्क्वायर शेप है तो इसका सेंटर यहाँ हुआ, ये एक स्क्वायर शेप है इसका सेंटर यहाँ हुआ, इसका सेंटर यहाँ हुआ, क्योंकि मैंने बताया है कि अगर कोई बॉडी सिमेट्री है, सिमेट्रिकल बॉडी है, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके बीच में रहेगा, जो उसके डायगोनल का इंटरसेक्शन है, जैसे सर्कल का सेंटर है। ये मैं आपको लिस्ट आउट करूँगा अगले लेक्चर में जनरल फॉर्म में। ओके, तो इसका सेंटर, जैसे ये बॉडी 1 है, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा। ओके गाइस, अब डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 वाले के, तो देखिए ये है 0.5, तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट 1.5। ओके, तो C1 के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x कोऑर्डिनेट तो है 1.5 यानी 3/2, 0.5 यानी कि 1/2। ओके गाइस, C1 के कोऑर्डिनेट समझ गए आप लोग। C2 के कोऑर्डिनेट क्या है, C2 के कोऑर्डिनेट जो है ये x और ये क्या है y, ध्यान रखें, तो 1/2, 1/2, समझ रहे आप लोग। और C3 के कोऑर्डिनेट क्या है, C3 के कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट 1/2 और y कोऑर्डिनेट 3/2। ओके गाइस, कितना सिंपल हो जाता है ये। देखिए ये 1 है, ये 1 है, 2 हो रहा है, तो 1 और ये 2 है, तो ये क्या हुआ 3/2 हुआ, डेढ़ 1.5 जिसको हम कह सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स हमने देख के पता कर लिए इसके। ओके, अब m1 कितना है 1 kg, m2 कितना है 1 kg, m3 कितना है 1 kg, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, 3 पार्टिकल सिस्टम है ये, तो सिंस जो RCM होता है 3 पार्टिकल के लिए वो m1 R1 प्लस m2 R2 प्लस m3 R3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके गाइस, इसकी जगह इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना है। जैसे मैं इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो उसके 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक XCM और एक YCM। तो हियर XCM कितना होगा, XCM सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके गाइस, m1 1 kg है, x1 की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 3/2 प्लस 1 kg, x2 की वैल्यू 1/2 प्लस 1 kg, x3 की वैल्यू 1/2। ओके, और सबका जो सम है 1 + 1 + 1, ये कितना आ गया 3 kg। तो XCM की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी कि 3/2 और हाफ होते हैं 2, और ये हो गया आपका 5/2। ओके, डिवाइड बाय 3। ओके, तो ये डिवाइड बाय 3 करेंगे तो इसमें क्या होगा 6, तो ये हो गया 5/6। ओके, XCM की वैल्यू समझ में आ गया। नाउ ऐसे ही आप YCM निकालेंगे, तो YCM का फॉर्मूला भी क्या रहेगा, यही YCM = m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके गाइस, फर्स्ट बॉडी का मास 1 kg, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है 1/2 1/2 3/2, ऐसे लिख देंगे 1/2 1/2 और 3/2। इसका भी आंसर वही होने वाला है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या है, सेम है। तो 3/2 प्लस हाफ 3/2 और हाफ होता है 2, और 2 and हाफ, तो ये 5/2 हो गया। ओके, और डिवाइड बाय 3, तो ये भी 5/6 हो गया। ओके गाइस, सो हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सो फाइनली आपका जो आंसर है वो ये है कि सेंटर ऑफ मास = 5/6, 5/6। समझ में आ गया फ्रेंड्स। ज़्यादा इसको आप पैनिक ना हुए, अभी बहुत सारे इस पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सीधा ये है कि अगर हमारे पास किसी बॉडी के लिए सेम पार्टिकल है, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, सब एक जैसे है, तो हम उनको
मास भी इनका आइडेंटिकल है। ओके, तो इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ है। ऐसी कुछ सिस्टम भी हो सकती है जिसमें एक बॉडी कुछ अलग तरह की दूसरी बॉडी कुछ अलग तरह की है। हम उनका सेंटर ऑफ मास लेंगे, एक 1 पॉइंट हो जाएगा, दूसरा 2, और उसको सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी से देखें लैंग्वेज, और आप खुद से एक बार ट्राई करें। ओके गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। और जो भी इसकी यूनिट अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो हम यूनिट हमेशा यूज़ करेंगे। जैसे 1 मीटर दे रखी है तो हम जब भी इसको लिखेंगे फाइनली तो इसका क्या लिख देंगे, 5/6m और 5/6m। ओके गाइस, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ कुछ मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा और अगले लेक्चर को देख करके आप इसका पूरा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ओके गाइस, बाय, एंजॉय योरसेल्फ।